तुम? सायका ने अपने दफ्तर में दाखिल होने वाले शख्स को हैरत से देखा और बेसाख्ता ही कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम भूल गए हो कि पापा ने अपने दफ्तर में तुम्हारा दाखिला मना कर रखा है? लेकिन अब तो ये तुम्हारा दफ्तर है डियर सिस्टर, और तुम्हारी तरफ से मुझे कोई ऐसा नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इसके गुस्से का वासिक पर कोई असर ना हुआ और एक कुर्सी खींचकर इत्मीनान से बैठ गया। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन। जब पापा ही ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था तो मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता? यूँ ना कहो, खून के रिश्ते भला ऐसे ख़त्म होते हैं क्या? आवारा, बदकमाश और मुजरिमाना जहनीत रखने वालों से ख़त्म करने पड़ते हैं, इसने तलही से जवाब दिया। लेकिन खुश शक्ल धोखेबाजों से जोड़ लिए जाते हैं। क्या मतलब? इसके तुर्की बतुर्की जवाबात ने सायका के चेहरे की रंगत उड़ा दी। मतलब साफ है, तुम्हारा नया नवेला यंग एंड स्मार्ट शोहर तुम्हें धोखा दे रहा है। कैसा धोखा? वो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। वासिक ने इसके सर पर बम फोड़ा। ये नहीं हो सकता। नुमान साहब ने खुद उसके बारे में मालूमात करवाई हैं। इसके होंठ खुश्क पड़ गए। नुमान साहब, इसके होंठ पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट तैरी। ज़रा अपने गोशवारे निकाल कर चेक करो कि नुमान साहब ने कहाँ कहाँ और कितने कितने माली घपले किए हुए हैं। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब है कि नुमान साहब शुरू ही से इसके साथ मिले हुए हैं। ज़रा अकल की आंखें खोल कर देखो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि नुमान साहब ने तुम्हारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर कितनी चालाकी से उसे तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल किया। और इसके कहने पर सायका सोच में पड़ गई तो इसे अंदाज़ा होगा कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो पिछले 2 कॉन्टैक्ट्स की फाइल मंगवा कर चेक कर लो। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसने गर्म लोहे पर एक और ज़रब लगाई। इस बार सायका ने इससे कुछ कहे बगैर इंटरकॉम उठाया और किसी को मुख्तसर हदायत दी। चंद लम्हों बाद ही इसकी मेज़ पर मुतलका फाइलें मौजूद थी। यह नुमान साहब पर भरोसे से ज़्यादा अफवान पर भरोसा था कि तफसील में बगैर जाए सरसरी से नज़र डालकर इन फाइल्स पर दस्तखत कर दिए थे। अफवान ने यकीन दिलाया था कि वह हर बात का तफसीली मुआयना कर चुका है। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? इसने अपने एतबार के परहचे उठते देखे और होंठ भींच कर वासिक से पूछा। बेशक तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मामलात से कभी बेखबर नहीं रहा। बस ये इत्तेफाक था कि जब तुमने इस धोखेबाज से निकाह किया तो मैं आउट ऑफ कंट्री था और मुझे इसकी हकीकत जानने और तुम्हें आगाह करने का मौका नहीं मिला। अब इसने अपने लहजे में गहरी हमदर्दी समोली। सायका ने इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसकी पटारी में से अभी और कुछ भी बरामद होना है। ये देखो, अफवान की उसकी बीवी और बच्चों के साथ तस्वीर। इसने अपना मोबाइल इसके सामने रखा। स्क्रीन पर अफवान ने खुश शक्ल और जवान लड़की की कमर में हाथ डाले खड़ा था। लड़की की गोद में तकरीबन 1.5 साल का एक बच्चा था। अफवान और लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो एक दूसरे की संगत में बहुत खुश है। ये भी देखो, वासिक ने स्क्रॉल करके इसे मजीद तस्वीर दिखा दी। हर तस्वीर गवाही दे रही थी कि अफवान हैदर की जिंदगी में मौजूद औरत सिर्फ इसकी बीवी नहीं, मोहब्बत है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस धोखेबाज को। इसके अंदर शदीद तैश की लहर दौड़ी, जबकि मेरा मशवरा है कि ऐसे धोखेबाज को पहली फुर्सत में खामोशी से छोड़ दो। शोर मचाओगी, इसे सजा दिलवाओगी तो तुम्हारी जग हंसाई होगी। दुनिया यही कहेगी कि सायका शिराजी इतनी ज़हीन औरत होकर भी आम से जवान से धोखा खा गई। तुम्हारे किरदार पर उंगलियां उठाई जाएंगी। और तुम जानती हो कि पापा इज्जत के मामले में कितने टची थे। उन्होंने तो अपने अकलौते बेटे को इसकी गलती नहीं बख्शी। वासिक के मशवरे पर इसे वो वक्त याद आ गया जब अपने नशे की हालत में एक नौउम्र घरेलू मुलाजमा से ज्यादती कर डाली। मामले को दबाने के लिए पापा ने एक तरफ इस मुलाजमा के वरासा का मुंह नोटों से भर कर बंद कर दिया तो दूसरी तरफ वासिक के लिए आगनामा जारी कर दिया। असल में वो पहले ही से इसकी बुरी सोबत और आवारा गर्दियों से नाला थे। यह वाक़या ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इत्तेफाक की बात यह है कि इस वाक़े के बाद जिंदगी ने इन्हें ज़्यादा मोहलत भी ना दी और वो अपने फैसले पर नजरसानी ना कर सके और यूं सारी जायदाद खुद ब खुद ही सायका के हिस्से में आ गई। यकीनन पहली बार की तरह इस बार भी तुमने निकाह नामे में हक़ तलाक लिखवा रखा होगा। अपने इस हक़ को इस्तेमाल करो और आज शाम की चाय पर नहायत सुकून से अफवान हैदर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बाकी इसको जो रगड़ा लगाना है और सजा देनी है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आफ्टर ऑल तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने वाले को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके लहजे में हमदर्दी इस वक्त टूट टूट कर भरी हुई थी। नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी में सच्ची खुशियाँ क्यों नहीं आती। इतना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल हाली हूँ। वो वहीं मेज़ पर सर रख कर रोने लगी। ये इस तरह हिम्मत हार कर बैठ जाने का वक्त नहीं है। इसी हिम्मत का मुजाहरा करो जो तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। पापा की तरह मैं भी तुम्हारे हर फैसले को सपोर्ट करूंगा। माना कि थोड़ा आवारा मिजाज हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि मुश्किल वक्त में अपनी बहन को तनहा छोड़ दूँ। वो इसके जख्मों पर मरहम रखते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी अपने वकील को कॉल करती हूँ। इसने रोना धोना छोड़ा और एक अज़म से बोली। अगले 2-2.5 घंटों में वो नुमान साहब के टर्मिनेशन लेटर और तलाकनामे दोनों पर दस्तखत कर चुकी थी। आज आप ऑफिस से बहुत देर से उठी। वो दोनों चाय की मेज़ पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल बैठे थे। अफवान को इसने पैगाम दे दिया था कि वो घर चला जाए, इसे कुछ देर हो जाएगी। अब वो ताहिर से घर पहुंची तो वो चाय पर इसका मुंतज़िर था। मेज़ पर मौजूद लवाजमात देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि इसने मुलाजमा से कहकर चाय पर ख़ुसूसी एहतमाम कराया है। क्यों? ये जानने के लिए सायका को दिलचस्पी नहीं थी। वो बैग
मैं तलाकनामा रखे आज इस शख्स की असलियत को इसके मुंह पर मारने आई, लेकिन इससे पहले इसकी मुनाफिकत का एक आखिरी नज़ारा भी कर लेना चाहती थी। इसलिए पूरी कोशिश करके अपने रवैये को उसमें मामूल ही रखा और इसके बाद इसके जवाब में बोली कुछ ज़रूरी मामला निपटाने थे, इसलिए देर तक बैठना पड़ा। तुम कहो ये चाय पर इतना एहतमाम क्यों कर डाला? थोड़ी देर में तो वैसे ही डिनर का टाइम होने वाला है, बस मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। कभी कभी कुछ काम रूटीन से हट कर भी होते हैं, हो सकता है कि आज डिनर की नौबत ही ना आए। इसके अंदाज में गैर मामूली मान था जिससे साइका खुद उलझी होने के बावजूद महसूस न कर सके, लेकिन बेध्यानी में इसकी तायद जरूर की और खोए खोए लहजे में बोली तुम ठीक कह रहे हो, आज वाकई डिनर की नौबत नहीं आएगी। आपको कैसे पता? वो कुछ चौंक सा गया। इतने लवाजमात के साथ चाय पीने के बाद गुंजाइश ही कहाँ रहेगी? इसने जल्दी से संभल कर जवाब दिया ये तो है, चले फिर यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय इन नियमतों से इंसाफ करते हैं। इसने अपने हाथों से साइका के प्लेट्स में कुछ स्नैक्स डाले और खुद अपने लिए महज एक छोटा सा केक का पीस डाल लिया। मैं सोच रही थी कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए ना जाना देकर मैंने कुछ ठीक नहीं किया। जैसे तुम उनके लिए उदास हो, वहाँ कोई भी तुम्हारे लिए दिल फरामोश राह किए बैठे होगा। आज मैंने तुम्हें इस पाबंदी से आज़ाद करने का फैसला कर लिया है। प्लेट में कई अशिया होने के बावजूद एक बिस्किट को बेरगबती से खाते हुए वो बोली आपने फैसला करने में इतनी देर लगाई है कि अब मेरे लिए आपका ये फैसला गैर अहम हो चुका है। साइका से ये बात कहते हुए इसकी नज़रें इसके सामने रखी चाय की प्याली पर टिकी हुई थी। अभी प्याली में चाय नहीं डाली गई थी, लेकिन वासिक की हिदायत के मुताबिक इसका दिया हुआ जहर चाय में मिलाकर साइका को पिलाना था। वासिक ने इसे यकीन दिलाया था कि ये जहर इस नौइयत का था कि किसी मेडिकल सर्टिफिकेट में इसकी निशानदेही नहीं होगी और मौत की वजह हार्ट अटैक समझी जाएगी। बिल्कुल शफाफ मंसूबा था। दौलतमंद उम्र सीधा बीवी दिल के दौरे से मर जाता और शोहर की हैसियत से वारिस होने के नाते इसकी कुल दौलत का मालिक बन जाता। इस दौलत में से वासिक और नौमान का हिस्सा देने के बाद इसके पास इतना कुछ बच जाता कि बाकी ज़िंदगी को पूरा साज बनाने के लिए काफ़ी था। मेरा फैसला और गैर अहम तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं मेरे फैसले की अहमियत का। इसके अल्फाज ने साइका की अना पर ज़रब लगाई, इसलिए एकदम ही तेज से बोली ज़िंदगी में कोई मकाम ऐसा आ जाता है कि बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान के फैसले भी गैर अहम हो जाते हैं। समझे आज आपके लिए वही दिन है, लेकिन इस पर बात करने से बेहतर है कि हम पहले चाय पी लें। इसने साइका के गुस्से को अहमियत नहीं दी और इसके लिए प्याली में मजीद चाय उड़ने लगा। साइका का बीपी इसके इन अल्फाज पर मजीद हाई हो गया, ताहम बहुत पर काबू पाकर गूंद गूंद कर चाय पीने लगी। गर्म खुश जायका और खुशबूदार चाय हलक से नीचे उतरी तो इसने अपने तने हुए असाब को कदरे ढीला पड़ते महसूस किया। मैं समझ रही थी कि आज तुम्हें सरप्राइज करने वाली, लेकिन तुम्हारे अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अपने पास मेरे लिए कोई बड़ा सरप्राइज है। अफान का गैर मामूली अंदाज आखिरकार से खटका ही गया। आपका अंदाजा दुरुस्त है, लेकिन मैं चाय खत्म होने से पहले इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। बहुत भी बड़ी तेजी से चाय के घूंट बार रहा था। बेचैनी और तजस्सुस ने साइका को भी ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लो खत्म होगी चाय, अब बताओ मुझे कि क्या वो सरप्राइज है जिसने तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत दे दी है। चाय की प्याली पटखने वाले अंदाज में मेज़ पर रखते हुए उसने जारहाना अंदाज में अफान की तरफ देखा। इसका ख्याल था कि इसकी तरफ से तलाक का फैसला अफान के लिए किसी सरप्राइज से बढ़कर होगा, क्योंकि इसके बाद वो झटके में अर्श से फर्श पर आ जाएगा। ये रहा मेरा सरप्राइज। इसने एक नन्ही सी शीशे की बोतल निकालकर मेज़ पर रखी। बोतल खाली थी और कुछ अंदाजा हो नहीं पा रहा था कि इसमें क्या था। ये क्या है? वो कुछ समझ ना सकी तो नागवारी से माथे पर बल डालकर पूछा जहर। इस बोतल में एक ऐसा खतरनाक तरीन जहर था जिसे पीने के बाद बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में अपनी जान से चला जाता है। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो और बता रहे हो? साइका ने अपने अंदर खौफ की एक लहर उड़ती हुई महसूस की। अगर मैं ये कहूँ कि ये जहर आपके लिए था, आप चाय के साथ इसे अपने मादे में उतार चुकी हैं, तो आप पर क्या गुजरेगी? इसके अल्फाज इतने वाज़ेह थे कि साइका का चेहरा फक पड़ गया और हाथ बेख्तियार अपने गले की तरफ गया। दम घुटने की कैफियत ने बहुत तेज़ी से इस पर हमला कर दिया। क्या हुआ? हो गया काम? पी ली उसने तुम्हारी स्पेशल चाय? वासिक ने बेताबी से अफान से कॉल की। जी पी ली। इसने मुरझाए हुए लहजे में वासिक के सवाल का जवाब दिया। अपने असाब पर काबू रखो, अगर घबराए हुए नजर आए तो पकड़े जाओगे। वासिक ने इसके लहजे को महसूस करके से टोका। मेरे लिए ये सब हैंडल करना मुश्किल होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो वाज़ेह तौर पर सहमा हुआ था। करना क्या है? बीवी मर गई है, इसकी तदफीन करो, फिर वापस अपने घर को लौट जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि इस खिदमत के बदले तुम्हें 2-4 लाख रुपए पहुंचा दो। वासिक का लहजा अक्सर बदल गया। क्या मतलब? अफान को इसके अल्फाज ने चौंका दिया। मतलब ये कि साइका को तुम्हारी हकीकत का इल्म हो गया था और इसने अपने हक के तलाक को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें तलाक दे दिया है। अब शरअन और कानूनन तुम्हारा इसकी जायदाद पर कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं इसका इकलौता भाई होने के नाते इसका कानूनी वारिस हूँ। इसकी सारी जायदाद अब मुझे मिलेगी। आपको कैसे? आपको तो शिराजी साहब ने आग कर दिया था। अफान सदमे और हैरत से हकलाते हुए बोला। शिराजी साहब ने मुझे अपनी जायदाद से आग किया था, लेकिन अब जायदाद साइका की है और मैं इसका वाहिद वारिस हूँ। तुम्हें इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कानूनी रुकावट होगी तो मैं इसे हैंडल कर लूँगा। पैसा सारे मसलों को हल कर देता है। यानी तुमने अपने मकसद के हसूल के लिए मुझे इस्तेमाल किया। सारा मामला समझकर अफान तैश में आ गया। बेशक इस्तेमाल किया, लेकिन शुक्र करो कि तुम्हें कत्ल के केस में फंसाने का बंदोबस्त नहीं किया और कुछ मुआवजा भी देने को तैयार हूँ, वरना मेरा काम तो इस सूरत में भी निकल जाता कि तुम साइका के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी पर
پر چڑھ جاتے۔ واسق کے لہجے کی مکاری عفان کا پارا ہائی کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ خود کو مصیبت سے بچایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو تمہارا نام ضرور لوں گا، اور یقیناً کسی کے قتل کی سازش تیار کرنے والا اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک سمجھے، لیکن اب تمہارے پاس میری ہدایات پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اچھے بچوں کی طرح میری بات مانو اور بھاگتے چور کی لنگوٹی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو۔ واسق کے لہجے میں اس کے لیے تمسر تھا، یہ جو کر لے گا سو کر لے گا۔ تم جیل کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے اور پولیس تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تمہارے گھر کے دروازے پر موجود ہے۔ یکایک ایئر پیس سے ابھرنے والی سائیکا کی آواز نے اسے ساکت کر دیا اور بے اختیار ہی اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گھر کو پولیس والوں نے گھیر لیا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑی سائیکا کی گاڑی میں وہ اور عفان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیسہ ہو تو اختیارات حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ سائیکا بھی پولیس کی نفری کے ساتھ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ شکست کے شدید ترین احساس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے پردے کا کونا چھوٹ گیا اور ہارے ہوئے انداز میں ایک صوفے پر ڈیا گیا۔ خدا حافظ، وہ نظریں جھکا کر سائیکا شرازی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولی۔ تعلق اور اعتماد دونوں ٹوٹ گئے تھے، لیکن عفان حیدر نے بالکل آخری لمحات میں اپنے ضمیر کو مکمل موت سے بچا لیا تھا۔ وہ ایک انسان کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ فطری طور پر سائیکا کے اندر پیدا ہونے والا پہلا رد عمل غصے کا تھا، لیکن ایک بزنس وومن کی حیثیت سے وہ سخت حالات میں بھی اپنے اعصاب پر قابو پانے کا ہنر جانتی تھی، اس لیے سازش کرنے والے کے اصل کردار کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ عفان کا بیان واسق کو کی جانے والی ریکارڈنگ جسے ایک پولیس افسر نے براہ راست بھی سنا تھا، نعمان کی غبن کے الزام میں گرفتاری اور گرفتاری کے بعد دیے گئے بیان سمیت کئی ایسے چھوٹے چھوٹے ثبوت تھے جس سے ثابت ہو گیا کہ واسق شرازی نے اس کے قتل کی بھرپور سازش کی تھی جو کڑی سے کڑی سزا دلوا سکتی تھی۔ البتہ عفان کو اس کے سچ کے بدلے سزا سے بچا لیا گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو آپ کا جذباتی استحصال کیا ہے اس کے لیے اس دنیا کی عدالت میں بے شک کوئی سزا نہیں، لیکن رب کے ہاں ضرور گرفت ہوگی۔ وہ شرمندہ تھا، کوشش کر کے دیکھوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے خود کو معاف کرنا پڑے گا۔ اچھی خاصی جہاں دیدہ عورت ہو کر تم جیسے کل کے چھوکرے سے دھوکہ کھا جانا میری اپنی کمزوری تھی جس کے لیے میں خود سے بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ عفان نے اسے تسلی دینی چاہیے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ بس واپس جاؤ اور محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے پر فوکس کرو۔ میری زندگی میرا مسئلہ ہے۔ اس کے تحکمانہ انداز کے بعد عفان وہاں رکنے کی تاب نہیں لا سکا۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا اور سائیکا نے ایک نئے عزم کے ساتھ اس فائل پر دستخط کر دیے جس میں اس کی جائیداد سے ایک ٹرسٹ بنانے کا منصوبہ مرتب تھا۔ دھوکے اور فساد کے سبب بننے والے زر کو اس نے اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔